हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस इंपॉर्टेंट और लंबे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कफ। कफ को ठीक करने के लिए कौन कौन सी कैटेगरी की दवाइयां होती हैं, उनका स्पेसिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का क्लास क्या है, उसके मार्केटेड एग्जाम्पल क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आखिर वो क्लास की ड्रग जो कि एग्जाम्पल के रूप में आप देखोगे उसके काम करने का तरीका क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। वीडियो को शुरुआत करने से पहले मेरा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो सीरीज होती है ड्रग से रिलेटेड, ये मेडिकल या फिर पैरामेडिकल फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए होती है, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंगली। अगर आप जनरल पब्लिक हैं तो आप देख बिल्कुल सकते हैं, क्योंकि इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। लेकिन बस मेरा आपसे यह रिक्वेस्ट होता है कि इस नॉलेज का यूज अपने सेल्फ मेडिकेशन के लिए बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से ड्रग का सिलेक्शन किया जाता है। इस हिसाब से नहीं किया जाता कि कौन कौन से ड्रग मेरे को पास मिल सकता है या वो आपकी क्लास में दिया हुआ है। इट्स नॉट अ क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ ड्रग। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो का पहला स्लाइड, जिसमें हम बात करेंगे कौन कौन से कैटेगरी है ऐसे ड्रग की जो कि कफ को मैनेज करने का काम करता हो। सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ। तो इसके मुख्य रूप से अगर आप देखोगे तो 4 मेन क्लासेस हैं, और हर एक मेन क्लास में कुछ कुछ का सब क्लास आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम क्लास देख लेते हैं, क्लास के साथ एक एक लाइन में उनके काम करने के तरीके देखते हैं। फिर लेफ्ट साइड में जो आपके पास इमेज रखी हुई है ब्रांड के अवेलेबल के हिसाब से, उसके साथ टैली करेंगे उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। तो जो ड्रग होते हैं कफ के ट्रीटमेंट के लिए, पहला क्लास होता है इनका फेरेंजियल डिमल्सेंट, यानी कि एक सूदिंग पेंटिंग कर करके आपके ये कफ के इरिटेटिव सब्सटेंस को मास्क करने का काम करते होंगे। डिटेल से पढ़ेंगे बस थोड़ी ही देर में। दूसरा जो क्लास होता है वो होता है एक्सपेक्टोरेंट का, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि कफ को आपके चेस्ट से बाहर एक्सपेल करने का काम करते होंगे, इसे एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं, और इसका दूसरा नाम म्यूकोकाइनेटिक भी होता है। तीसरा जो क्लास है आपका वह है एंटीटसिव, यानी कि कफ सेंटर सप्रेसेंट। ऐसे ड्रग जो टस्क को असापन जो करते हैं ना, उसको इनहिबिट करने का काम करता है बाय अफेक्टिंग द कफ सेंटर लोकेटेड इन द ब्रेन। इसके बाद इसका जो सब क्लास है वो हम और देखेंगे, पहले मेन क्लास को खत्म कर लेते हैं। उसके बाद अगला जो मेन क्लास है आपका वो है एडजुवेंट एंटीटसिव, यानी कि साथ में और कौन से एंटीटसिव ड्रग को अपन दे सकते हैं। ये तो मोटा मोटा मेन क्लास हो गया। मेन क्लास के अंदर भी सब क्लासेस हैं, जिनके सब क्लासेस हैं उनको देख लेते हैं। तो दूसरा जो हमारा मेन क्लास था एक्सपेक्टोरेंट या म्यूकोकाइनेटिक का, इसके अंदर आपको 2 और सब क्लास देखने को मिलेंगे। पहला है आपका सिक्रीशन इनहेंसर, यानी कि ऐसे ड्रग जो किसको अफेक्ट कर रहे होंगे, जो सिक्रीशन को इंक्रीज कर रहे होंगे, इनहेंस कर रहे होंगे। दूसरा कैटेगरी इसी के अंदर एक्सपेक्टोरेंट के अंदर वह है म्यूकोलाइटिक, यानी कि जो म्यूकस के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने का काम कर रहे होंगे। इसके बाद हमारा तीसरा मेन क्लास था एंटीटसिव या कफ सेंटर सप्रेशन। इसके फर्दर 3 सब क्लासेस हैं डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर। तो पहला है आपका ओपियोइड, यानी कि जो ओपियोइड से संबंधित ड्रग होंगे। दूसरा है नॉन ओपियोइड, जो बाय नेचर ओपियोइड नहीं होंगे। और तीसरा है आपका एंटी हिस्टामिनिक्स, यानी कि जो हिस्टामिन रिसेप्टर के एक्टिविटी को सप्रेस करके या ब्लॉक करके अपना एक्शन देते होंगे, इसे हम कहेंगे एंटी हिस्टामिनिक। ये हो गया मोटा मोटा सारी क्लास और सब क्लास। अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहला जो आप क्लास देख रहे हो उसके हिसाब से आप ड्रग देख रहे हो, या दूसरा तरीका है कि आप ड्रग देखो फिर क्लास देखो। तो हम ये तरीका अपनाते हैं कि पहले हम ड्रग देखते हैं लेफ्ट साइड में, फिर उसको टैली करेंगे कि आखिर ये ड्रग किस कैटेगरी को फॉल करता है, और फिर उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। सबसे पहले आप जो इमेज देख रहे हो, कुछ ही एग्जाम्पल मैंने लिए हुए हैं जो मुझे मिल गया उसके अकॉर्डिंगली है, रैंडम एग्जाम्पल है। तो पहला है आपका स्ट्रेप्सिल्स। जब कभी भी किसी को गले में खराश होती है, इरिटेशन होता है, गला बैठने लगता है, तो आप ऐसे कई लोजेंजेस को यूज़ करते हो, जिसमें से स्ट्रेप्सिल एक है, विक्स है, और विक्स के कई अलग अलग फ्लेवर आ सकते हैं, जिंजर फ्लेवर, मेंथॉल फ्लेवर, तुलसी फ्लेवर, हनी फ्लेवर। इसके अलावा कफलेट भी आ सकते हैं। ऐसे कई दवाइयाँ आती हैं जो सब के सब एक कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, वह है आपका लोजेंजेस। तो राइट साइड में हमेशा की तरह यहाँ पे ग्रीन कलर के बाउंड्री से इसको कवर कर रहा हूँ, ताकि आप आसानी से इसकी कैटेगरी को या इसकी क्लास को फॉलो कर सकें। अब देखते हैं इसके नाम और इसके काम। यहाँ पे जो आपका लोजेंजेस है वो किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है आपके फेरेंजियल डिमल्सेंट को। अब इसका क्या मतलब है, फेरेंजियल डिमल्सेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि आपके थ्रोट को सूद करने का काम करते हैं, मतलब उसको शांत करने का काम करते हैं। जो आपके थ्रोट से एफरेंट इंपल्स आ रही है ना, जिसकी वजह से इरिटेशन हो रहा है, उस इरिटेटिव सब्सटेंस की वजह से जो एफरेंट इंपल्स आ रहा है, या इन्फ्लेम्ड जो पार्ट हो गया है आपके फेरेंजियल म्यूकोसा का, उससे आने वाले सिग्नल को इनहिबिट करके सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देने का काम करता है। कैसे समझेंगे कॉन्सेप्ट को, रफ डायग्राम बनाता हूं। मान लेते हैं कि ये आपका थ्रोट है। इस थ्रोट पे ये कोई इरिटेटिव सब्सटेंस है जो आ चुका है। इट में भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इट में भी एनीथिंग एल्स जो इरिटेट कर रहा होगा। सो यहाँ पे इस तरीके से मैं डॉट डॉट लगा के ये समझा रहा हूँ कि ये इरिटेट कर रहा है। ठीक, दिस इज इरिटेटिंग, कंप्लीटली इरिटेटिंग सब्सटेंस है। ये अपने मैसेज को अपने नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाता है।
ब्रेन इस मैसेज को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद रिफ्लक्स के रूप में कफ करता है। क्योंकि कफ का तो मतलब पता है आपको क्या होता है? कफ का मतलब होता है रिफ्लक्स एक्शन। जब कभी भी कोई भी अनवांटेड चीजें आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में मूव करना चाहती हैं तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आप ही को बचाने के लिए इसको बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसीलिए आप एक चीज करो, देखो सांस लिया मैंने और इस तरीके से मैंने सांस को छोड़ा, तो जिस तरीके से मैंने सांस लिया और सांस छोड़ा उसमें एक चीज नोटिस की होगी कि फोर्स के साथ मैं अपने सांस को एक्सपेल कर रहा हूं, ताकि कोई भी चीज अगर फंस गई हो, इरिटेट कर रही होगी तो उसे धक्के के साथ, प्रेशर के साथ बॉडी से बाहर निकाला जाए। ये कफ का फिनोमिना होता है। तो अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि ये जो इरिटेटिव सब्सटेंस है ये इरिटेशन का मैसेज भेज रहा है। ये हमारा जो आपका फेरेंजियल डिमल्सेंट है वो इसको सूद करता है, उसके ऊपर एक लेयर बना देता है कुछ इस तरीके से और इसको कवर कर देगा। तो जिसके थ्रू ये सिग्नल मूव कर रहा था उसी सिग्नल को आपने कवर अप कर दिया और इससे जो इन्फ्लेम्ड इरिटेटेड पार्ट था आपके फेरेंजियल म्यूकोसा का वो आगे मैसेज को नहीं भेज पाता और इस तरीके से हमको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ मिलता है। सिम्प्टोमेटिक रिलीफ का मतलब है सिम्टम के अकॉर्डिंगली रिलीफ। तो जो गले में खराश जैसा वर्ड यूज करते हो उसको आपने मास्क कर दिया। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं। मान लेते हैं कि ये कोई एक पेपर है, नॉर्मल पेपर जिस पे आप लिखते हो, उस पर कोई कवर अवर कुछ नहीं लगा है, तो अगर मैं इस पेपर पे पेन से कुछ लिखूं तो वो लिखा जाएगा। लेकिन अगर मैं इस पेपर के ऊपर इतने हिस्से पे व्हाइट टेप लगा दूं, जो ट्रांसपेरेंट टेप चिपकाने का यूज करते हैं, अब उसके ऊपर लिखना चाहूं तो वो तो लिख नहीं पाएगा। क्यों नहीं लिख पाएगा? क्योंकि अब टेप ने पेपर और पेन के बीच में एक बैरियर क्रिएट कर दिया। जिस तरीके से शहद का काम होता है, आप जब गले में इरिटेशन होता है शहद देते हो, शहद उसको एक पेंटिंग का काम करता है। शहद म्यूकस होता है ना, चिपचिपा होता है, विस्कस होता है, तो उसको एक पेंटिंग की तरह ढकने का काम करता है। और एग्जाम्पल देता हूं समझने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए। तो ये आपका अगर दीवार है और दीवार पे कहीं कोई दाग लग गया है तो इसको आप हटाने के लिए एक काम करते हो, वह इसको आप पेंटिंग कर सकते हो दोबारा। तो इस तरीके से आप पेंट कर दोगे तो इरिटेटिव सब्सटेंस कैसा हो जाएगा? मास्क हो जाएगा। ये आपके फेरेंजियल डिमल्सेंट के काम करने का तरीका होता है। लोजेंजेस यानी कि ऐसे ही जो आप स्टेप्सिस देखते हो, विक्स देखते हो, उस पर देखो लिखा हुआ है 1 लोजेंजेस। यहाँ पे भी कफ ड्रॉप का नाम भी जानते हैं, इसको लोजेंजेस भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपको विक्स के केस में कफ ड्रॉप लिखा हुआ दिखाई देगा और स्टेप्सिस में आपको लोजेंजेस दिखाई देगा। ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको हमको चूज करके खाना होता है। इसको मुंह पे रख के ना तो चबाना है और ना तो पानी के साथ निगलना है, ना तो पानी में घोल करके सोल्यूशन बना करके पीना है। इसको आपको मुंह पे रखना है और धीरे धीरे सलाइवा के साथ मिक्स होता हुआ इसको आपको धीरे धीरे अंदर निगलते हुए चलना है। ऐसा क्यों किया जाता है उसका मतलब भी समझ लो कि ये अगर आपका थ्रोट है जिसमें कोई भी इरिटेटिव सब्सटेंस आपको इरिटेट कर रहा है, अब आप क्या कर रहे हो, इसको जो भी लोजेंजेस आप ले रहे हो, स्टेप्सिस ले रहे हो, विक्स ले रहे हो, कुछ और ले रहे हो, इसको जब आप धीरे से सलाइवा मिक्स करके लेते हो तो ये ऊपर से नीचे आते आते इसके ऊपर एक पेंट कर देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप पुट्टी पे रोलर से पेंट करते हो तो रोलर कैसे घूमता हुआ इसको रोल करता है, तो इस तरीके से इसको मास्क कर देता है। और इससे निकलने वाले जो एफरेंट सिग्नल है, एफरेंट इंपल्स सिग्नल का मतलब समझते होगे ना, जो आ रहे होते हैं किसकी तरफ? ब्रेन की तरफ। ये अगर इधर जाएगा ब्रेन पे तो ये ब्रेन के लिए एफरेंट है, और अगर ब्रेन से इसके ऊपर जाएगा तो ये इफरेंट है। ए फॉर आना, टुवर्ड द ब्रेन के रिस्पेक्ट में बात करिए तो ए फॉर आना और ई फॉर एग्जिट। तो ए फॉर आना आने वाला नर्व इंपल्स एफरेंट, ई फॉर एग्जिट जाने वाला क्या कहलाता है? इफरेंट। तो इस तरीके से आपका जो लोजेंजेस है या फेरेंजियल डिमल्सेंट है वो अपना काम करते हैं। आई होप कि आपको ये वाला जो क्लास है वो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्लास है, देखो एग्जाम्पल देखो, यह है आपका डाबर हनी टच। मैं फिर से कहूंगा ब्रांड नेम से आपको कोई मतलब नहीं है भैया, कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, अपने को कोई भी एक पैसा नहीं देता प्रमोशन करने के लिए। यहाँ पे जो डाबर का हनी टच है वो एक रेमेडी है और इस रेमेडी को ही ध्यान में रख के इसको क्लासिफिकेशन में इंक्लूड मैंने किया हुआ है। अब देखो ये जो डाबर हनी टच की कुछ खास पॉइंट देख लीजिए। एक तो ये आपका हर्बल है, दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर रखे गए हैं। आयुर्वेदिक सिरप है, यहाँ पे क्या है, फोर्टिफाइड विद तुलसी, मुलेठी और एक और कोई है बनफसा। ठीक है, छोड़ो उसको, अभी तो हमारा काम का यहाँ पे मुलेठी है, इस पे जरा फोकस करिएगा। अब ये जो सिरप है वो 2-3 को एक साथ रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे देखो पहली बात तो ये एग्जांपल है आपके सिरप का, क्योंकि ये सिरप है। सिरप मतलब क्या होता है? गाढ़ा सॉल्यूशन। अगर आप शक्कर को चाशनी बनाते हो तो उस चाशनी को भी टेक्निकली हम सिरप ही बोलते हैं। चिपचिपा होना चाहिए, विस्कस होना चाहिए, वो आपका सिरप है। तो ये एक इसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा इसमें आप कॉन्स्टिट्यूएंट देख रहे हो मुलेठी, और मुलेठी को हम लिक्योराइज बोलते हैं, इसलिए लिक्योराइज भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। अब दोनों के काम करने के तरीके को समझना आसान है, क्योंकि ये किस कैटेगरी को फॉलो करते हैं? ये अभी भी फेरेंजियल डिमल्सेंट को ही फॉलो करेंगे, यानी कि काम करने का तरीका तो बिल्कुल वही होगा जो अभी आपने पहले
पहले देखा था लोजेंजेस के केस में। हाँ, ए का जो फॉर्म है वो बिल्कुल अलग है, ये सॉलिड नहीं है, ये सिरप के फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है। अब देखते हैं थोड़ा सा क्या डिफरेंस इनके काम करने के तरीके में। जब आप इस तरीके के सिरप लेते हो, इस सिरप मतलब हनी भी हो सकता है, प्लेन हनी को भी हम सिरप के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो कफ या इरिटेटिव कफ या टस्क में आप हनी को भी यूज कर सकते हो, तो वो भी सिरप कहलाएगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों को एक साथ रिप्रेजेंट करने वाला सिरप उठा लिया है। तो सिरप क्या करेगा, ये जो आपका थ्रोट है, इस थ्रोट में इरिटेटिव करने वाले सब्सटेंस हैं, इनको जब आप लोगे, वहाँ पे आप तो लोजेंजेस को सलाइवा के साथ ले रहे थे, तो सलाइवा के साथ उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी मेंटेन नहीं हो पा रही होगी, थोड़ा पतला ही रहता होगा, तो कोटिंग थोड़ी सी कमजोर हो जाती होगी। लेकिन जब सिरप लोगे जो ऑलरेडी इन वेरी मच कंसंट्रेशन थिक है, विस्कस है, तो ये एक मोटा सा लेयर उसके ऊपर कवरिंग करने का काम करेगा और इस इरिटेटिव सब्सटेंस को पूरी तरह से मास्क कर देगा, इसके थ्रू आने वाले सिम्टम को भी मास्क कर देगा और इस तरीके से ये आपके लिए सिम्टोमेटिक रिलीफ देने का काम करता है। अब दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है इसी लोजेंजेस के नीचे अगर आप देखोगे तो वो सिरप, वो हमने डिस्कस किया, ये ग्लिसरीन आएगा बाद में। अभी यहाँ पे है आपका लिक्योराइज, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं मुलेठी। मुलेठी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है गले से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, इरिटेटिव सब्सटेंस के लिए। मैक्सिमम आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में आप मुलेठी को देखोगे ही देखोगे। योगी कंठिका भी आती है, वो भी काफ़ी अच्छी सूद करने वाली, जो थ्रोट में इरिटेटिव सब्सटेंस उसको बिल्कुल अच्छे जगह से मैनेज करता है और आवाज़ को भी पतली करने में काफ़ी मदद करता है। तो जो मैक्सिमम सिंगर हैं जिनका काम गले से रिलेटेड होता है, जो आवाज़ को थोड़ी पतली और सूद करना चाहते हैं, खराश रहित करना चाहते हैं, वो मुलेठी के किसी भी फॉर्म को यूज़ करते हैं ताकि उनका गला अच्छे से हील हो सके। इसके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी होती है, तो जो गले में खांस के इन्फ्लेमेशन हो गया है उसको भी थोड़ा हद तक मैनेज करने का काम करता है। तो ये हो गया आपका ड्रग, जिसमें आपने बात किया सिरप, और सिरप के साथ में आपने क्या देखा, लिक्योराइज के बारे में बात किया। तो ये वाला जो क्लास था बहुत सिंपल सा है, छोटा सा है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्लास में मूव करते हैं। हमारा अगला क्लास क्या है, यहाँ पे आप ड्रग देखो। यहाँ पे ड्रग देख करके हम उसकी कैटेगरी को पहचानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये ड्रग जनरली मुझे यूज़ करता हुआ नहीं दिखाई देता, हमको ज़्यादा ये यूज़ करते भी नहीं है। ये है आपका बेबी कफ सिरप और इसमें लिखा हुआ है ग्लिसरॉल। ये जरा फोकस करो, तो ये आपका ग्लिसरॉल रखा हुआ है। ग्लिसरॉल को हम क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल को हम बोलते हैं ग्लिसरीन, जो ऑब्वियसली आपके लैब में आपने यूज़ किया हुआ होगा। लेकिन लैब के यूज़ करने का ग्रेड अलग है और जनरल पर्पस हमारे लिए यूज़ करने का ग्रेड अलग है, इंटरनल के लिए ग्रेड अलग है, और एक्सटर्नल जो एप्लीकेशन ठंडी में लगाते हैं हम मॉइस्चराइज करने के लिए, उसका ग्रेड अलग अलग है। तो जो भी ग्लिसरीन पड़ा हुआ है उसका यूज़ कर लूँ, ऐसा सोचने की गलती आप मत करिएगा। ये कैसे काम करता है, बहुत सिंपल सा है इसका काम करने का तरीका। ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, पलटो पीछे से रिवर्स फार्माकोलॉजी। ये है आपका फेरेंजियल डिमल्सेंट। फेरेंजियल डिमल्सेंट का तरीका मैंने समझा दिया। और ये कैसा होता है नेचर में ग्लिसरीन का, ग्लिसरीन जब कभी भी आप अप्लाई किए होगे आपको चिपचिपा लगता है, बहुत विस्कस, इसलिए तो हम इसको एज अ प्रोटेक्टिव लेयर अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं। तो जब आप इस ग्लिसरीन को लोगे जितने दिए गए क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली, तो ये ग्लिसरीन एक इरिटेटिव को कोट करने का काम करेगा। इस इरिटेटिव सब्सटेंस से जो एफरेंट नर्व इंपल्स मूव कर रहे हैं इसको ब्लॉक कर देगा और इससे आपको मिल जाएगा सिम्टोमेटिक रिलीफ। तो ये जो ग्लिसरीन है कुछ इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे ये जो फेरेंजियल डिमल्सेंट है वो ट्रीटमेंट नहीं है, एक प्रकार से कह सकते हो, ये फर्दर प्रोग्रेशन को मैनेज या लोकलाइज पार्ट के इन्फ्लामेशन या इरिटेशन को सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये हो गया आपका ये वाला क्लास। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में मूव करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास हमारा किसको फॉलो करता है। तो हमने पहली क्लास की जो ड्रग थी वो तो कवर कर ली। अब दूसरा जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो दूसरे क्लास के रेस्पेक्ट में, ये क्या है, देखिए मैं यहां से फिर से कहूंगा, अपने को ब्रांड नेम से कोई मतलब नहीं, कौन सी कंपनी बनाती है इससे अपने का कोई लेना देना नहीं, अपनी कॉन्स्टेंट से मतलब है। इसका जो ब्रांड नेम है वह है KCIT और इसे बनाने वाली कंपनी है डॉक्टर रेड्डी। तो इसके एक्टिव कॉन्स्टेंट कौन कौन से हैं, इसके अंदर आपको एक्टिव कॉन्स्टेंट के रूप में पोटेशियम साइट्रेट दिख रहा होगा और दूसरा होगा आपका साइट्रिक एसिड, और इनका ये क्या है, ओरल सॉल्यूशन के फॉर्म में है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को फॉलो करते हुए। लगे हाथ ये भी बता दूं कि आखिर USP, BP, IP इनका क्या मतलब होता है। ये फार्माकोपियाज होते हैं जो स्पेसिफिक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि भाई हर एक चीज़ ऐसा होना चाहिए, इस कैटेगरी का होना चाहिए, प्रिपरेशन मैथड, पैकेजिंग मैथड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर चीज़ इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ये एक प्रकार से कह सकते हो रफ में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है डिटेल्ड में। ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्माकोपियाज होती है में से एक है, इंडियन फार्माकोपिया भी है जो पूरी गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाती है। अब देखो ये जो ड्रग मैंने आपको बताए हैं ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। इस इजी के लिए हमने राइट साइड में जो आपका क्लासिफिकेशन है उस पर एक ग्रीन कलर का सर्कल लगाया है। तो ग्रीन सर्कल ये रहा आपका पोटेशियम साइट्रेट, और पोटेशियम साइट्रेट किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ये
पीछे ऊपर से जाओगे, अगर आप नीचे से ऊपर की ओर, तो यह आपका सिक्रीशन इनहेंसर, और सिक्रीशन इनहेंसर को भी बैक फ्लो कराओगे रिवर्स फार्माकोलॉजी में, तो ये आपका एक्सपेक्टोरेंट या म्यूकोकाइनेटिक क्लास के अंदर आता है। चलिए बहुत डिटेल से समझते हैं भैया, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है हमको समझने की, फॉर्मेलिटी करनी है तो वीडियो बंद कर दीजिए, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप बड़े लोग हो गए, आप आराम से टाइम पास करने की वीडियो देख लीजिएगा। अगर डिटेल पे रहना है तो स्टिक विद मी। यहाँ पे देखो हमारा जो मेन क्लास शुरू होता है वो है आपका एक्सपेक्टोरेंट या तो म्यूकोकाइनेटिक। तो आखिर इसका मतलब क्या है? कई बार हम अगर किसी शब्दों का मतलब समझ लेंगे ना तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूं ही समझ में आ जाता है। एक्सपेक्टोरेंट यानी कि ऐसे एजेंट जो एक्सपेल करने का काम करते होंगे। एक्सपेल मतलब क्या होता है? कोई चीज को अंदर से बाहर निकालना, वो कहलाता है एक्सपेक्टोरेंट। और यहां पे नीचे लिखा है म्यूकोकाइनेटिक, तो इसमें म्यूकोकाइनेटिक में भी जरा ध्यान दें तो दो वर्ड है, पहला है म्यूको और दूसरा है काइनेटिक। तो म्यूको का मतलब यहां पे आपका म्यूकस से है, फेल्गम से है, बलगम से है, और काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, गति देना। यानी कि जब हम आपके म्यूकस को बाहर निकालना चाहते हैं तो उसको मोशन देना पड़ेगा, उसको गति देना पड़ेगा, तब तो वो बॉडी से बाहर निकल पाएगा। कोई भी चीज़ निकलेगी कब? जब उसके बाद मोशन होगी। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक टेबल पर रहने देते हो तो वो अपने आप तो मूव नहीं करेगा, लेकिन जब आपको उसको मूव कराना है तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आप उसको पकड़ करके किसी जगह पे फेंकोगे तो वो गति से बाहर निकल पाएगा। एग्जैक्टली ये सेम फिनोमिना है। तो एक्सपेक्टोरेंट कैसे काम करते हैं रफ में वो समझते हैं। देखो ये अगर आपका लंग्स वाला, सॉरी ये आपका थ्रोट वाला पार्ट है, यहाँ पे इरिटेशन कोई कॉज कर रहा है तो आपने अभी अभी देखा कि फेरेंजियल डिमर्शन को यूज करके आप दे दोगे। लेकिन अगर हम थोड़ा नीचे जाएं, रेस्पिरेटरी पार्ट के अगले तरफ जाएंगे, तो ये आपके लंग्स में काफी सारे म्यूकस भरे हुए होते हैं जो कि समय के साथ साथ प्रोग्रेसिवली ड्यू टू इन्फेक्शन और सम अदर रीजन थिक होते चलते हैं, गाढ़े होते चलते हैं। तो अगर आप कफ करते हो तो जनरली क्या होता है, इसमें से म्यूकस निकल करके बॉडी से बाहर एक्सपेल होते हैं वाया दी थ्रोट। अगर हम यहां से कंटिन्यू करें तो इस तरीके से आप उसको एक्सपेल करते हो। यही एक्सपेल करने का सिंपल फिनोमिना होता है कफिंग के थ्रू। लेकिन एक लॉजिक बात यह है कि अगर कोई चीज पतली होगी, हल्की होगी, कम विस्कस होगी, थिन होगी, तो उसको आसानी से बाहर एक्सपेल किया जा सकता है। लेकिन अगर कफ धीरे धीरे बढ़ता जाए, विस्कोसिटी इसकी बढ़ती जाए, थिकनेस बढ़ता जाए, चिपचिपापन बढ़ता जाए, तो उसको एक्सपेल करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है और वो अच्छे से एक्सपेल आउट होता नहीं है और धीरे धीरे आपको चेस्ट पेन होता रहता है। एग्जांपल ले लो कि अगर मेरी हथेली है, एक हथेली में कुछ इस तरीके से मैंने वाटर के ड्रॉप्स लिए और दूसरी हथेली में मैंने फेविकोल की काफ़ी सारी मात्रा ले ली। मात्रा अगर कहूँ तो दोनों सेम है, लेकिन अगर आपको फेंकना हो दोनों हाथों को यूज़ करते हुए तो आप पानी को ईजिली एक्सपेल कर पाओगे, जबकि फेविकोल एक्सपेल नहीं होगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फेविकोल विल बी स्टिक ऑन योर हैंड above the surface of your hand, it must say। तो ये जो है आपका क्यों एक्सपेल नहीं हुआ? क्योंकि ये विस्कस है, चिपचिपा है, तो आपके हाथ के साथ चिपक जाएगा। अगर यही विस्कोसिटी को हम कम कर दें तो इसको एक्सपेल करना और आसान हो जाएगा। तो जो एक्सपेक्टोरेंट हैं, जो म्यूकोकाइनेटिक हैं बोल सकते हैं, वो इसी तरीके से इसको निकालने में मदद करते हैं। अभी कैसे काम करेंगे उसके फर्दर दो सब क्लासेस हैं। पहला सब क्लास है आपका सिक्रीशन इनहेंसर, यानी कि सिक्रीशन को इनहेंस करके, और दूसरा है आपका म्यूकोलाइटिक। तो इसको भी समझेंगे। म्यूकोलाइटिक का मतलब क्या है, सिक्रीशन इनहेंसर मतलब क्या होता है। एक्सपेक्टोरेंट यानी कि म्यूकोकाइनेटिक ऐसे ड्रग होते हैं जिनको हम ये उम्मीद करते हैं कि आपके ब्रोंकियल सिक्रीशन को इंक्रीज कर रहे होंगे, या तो इस सिक्रीशन के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उसको स्टिमुलेट कर रहे होंगे, या तो कफ की विस्कोसिटी को कम कर रहे होंगे। ये कफ के रिमूवल को फैसिलिटेट करते हैं और इसके कारण से हम अपने चेस्ट में से जो कंजेशन फील कर रहे हैं उसे रिलीफ देते हैं। सिक्रीशन इनहेंसर का मतलब क्या है, जैसे ये मान लो कि आपका कोई एक बॉल है, बॉल मतलब एक कटोरी है, समझ, नॉट अ क्रिकेट बॉल। इस पे कोई चीज सॉलिड रखी हुई है, यहाँ पे मैंने फेविकोल रख दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट समझना भैया, ये आपका फेविकोल रखा हुआ है और फेविकोल इतना गाढ़ा होता है कि इसको अगर आप उलट दो इस कटोरे को तो वो इतनी आसानी से निकल करके नहीं जाएगा। फिर आप क्या काम करते हो, आप एक ड्रॉपर लेते हो, ठीक है, ये आपका एक ड्रॉपर हो गया। इस ड्रॉपर से आप बूंद 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 पानी इसमें डालते जाते हो। तो नो, दिस इज वाटर, दिस इज फेविकोल, फेविकोल, नाउ दिस इज वाटर। तो आप इसको बूंद 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 उसमें पानी डालते जाओगे, कोई लिमिट नहीं, डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, और ओकेजनली बीच बीच में स्टिर करते जाओ। तो ये जो गाढ़ा फेविकोल का सॉल्यूशन है वो कैसा होते जाएगा, वो पतला होते जाएगा। अब पतला हो जाने के बाद, सफिशिएंट क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली पतला हो जाने के बाद, अगर आप फिर से इस बाउल को पलट दोगे तो उस पूरा का पूरा फेविकोल जो कि डाइल्यूट हो चुका है वो तो बाहर निकल जाएगा ना। इसी तरीके से ये जो आपका है वो काम करता है। सोडियम एंड पोटेशियम साइट्रेट वेरी मच इंक्रीज करते हैं ब्रोंकियल सिक्रीशन को बाय देयर सॉल्ट एक्शन। वो सॉल्ट
सॉल्ट एक्शन फॉलो करते हैं। जो आपका पोटेशियम आयोडाइड है वो आपके ब्रोंकियल ग्लैंड में सिक्रीट होता है और इसके कारण से थोड़ा सा इरिटेशन कॉज कर सकता है, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक इसको यूज़ करने की सलाह नहीं दी जाती। और खास करके जो आपका पोटेशियम आयोडाइड है वो अब आप यूज़ में नहीं देखोगे, क्योंकि उसका क्लास का मैं एग्जाम्पल यहाँ पे इंक्लूड भी नहीं करता। तो ये हो गया आपके सीक्रेशन इनहेंसर के काम करने के तरीके। अब फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कैसे काम करेगा। ये अगर आपका कफ बना हुआ है आपके लंग्स में और यहाँ पे ये जो ब्रोंकियल वाला पार्ट है यहाँ पे सीक्रेशन को इंक्रीज करेगा, नॉट एग्जैक्टली वाटर, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए वाटर जैसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके सीक्रेटरीज होंगे, उनको ये ड्रॉप बाय ड्रॉप सीक्रेशन करेगा अपने ग्लैंड्स के थ्रू और ये धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाएगा। अब कोई चीज़ गाढ़ी है इसीलिए एक्सपेल नहीं हो पा रही है, और कोई चीज़ पतली है इसीलिए इजीली मूव कर रही है, तो अगर आप इस पे कोई सीक्रेशन को ऐड ऑन करोगे तो वो चीज़ पतली होती जाएगी। फिर एग्जांपल लेते हैं, विस्कोसिटी को समझाने वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक फर्श है, ये आपका फर्श है, टाइल्स लगा हुआ फर्श है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक बॉटल 1 लीटर क्वांटिटी वाइज कर लेते हैं, 1 लीटर आप हनी रख दो और दूसरी तरफ 1 लीटर वाटर रख दो और दोनों को गिरा दो, आप मूव करो दोनों को अपने आप कोई फोर्स मत लगाओ। आप क्या नोट करोगे, आप देखोगे कि जो पानी है वो बहुत स्पीड से फ्लो कर रहा है, जबकि आपका जो शहद है वो शायद ही फ्लो कर रहा हो, थोड़ा थोड़ा आसपास जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे विस्कोसिटी को फेस करना पड़ रहा है शहद को। एंड यू नो इट वेरी वेल, विस्कोसिटी मतलब रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ लिक्विड और फ्लूइड। तो यहाँ पे आपका जो विस्कस है वो मूव नहीं कर पाएगा और हमको उसी को मूव कराना है, तो आपको या तो विस्कोसिटी को कम करनी पड़ेगी या तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो फिलहाल हम यहाँ पे उसकी विस्कोसिटी को बाय एडिंग द म्यूकस कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको समझ में आ गया पोटेशियम साइट्रेट के काम करने का तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्लास पे। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्लास क्या है। यहां पे आप जो ड्रग देख रहे हो इस पे काफी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन थेरेपी के अकॉर्डिंगली यूज करने वाला ड्रग। इसका जो ब्रांड नेम है वह है आपका चेस्टोन। चेस्टोन ये ब्रांड नेम हुआ। नीचे में देखिए लिखा हुआ है एक्सपेक्टोरेंट, तो ये तो लिख ही दिया है भैया एक्सपेक्टोरेंट है तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। शुगर फ्री भी इसकी खास बात है और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी इसकी खास बात है, मे भी शायद बच्चों के लिए यूज होता हो, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इस प्रोडक्ट। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में देखो, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका ब्रोमहेक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड, गुआनी फेनेसिन और आपका क्लोरफेनारामीन मेलिएट। अब ये 3 चीजें हैं, हमको ढूंढना पड़ेगा 3 चीजें कहाँ कहाँ हैं। अब 3 क्लास आ गया है या सब क्लास आ गया है तो हमको 3 तरीके से समझना पड़ेगा। पहला क्लास था आपका ब्रोमहेक्सिन, कहाँ पे है, ये रहा आपका ब्रोमहेक्सिन। दूसरा है आपका गुआनी फेनेसिन, ये कहाँ है, ये है। और तीसरा है आपका क्लोरफेनारामीन और ये लोकेटेड है एट द राइट साइड बॉटम, ये रहा आपका। अब एक एक करके तीनों के काम करने के तरीके देखें। एक का तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है और दूसरे का आधा देखा हुआ है। पहला है आपका ग्वाइफेनेसिन, ये किस क्लास को फॉलो करता है, रिवर्स फार्माकोलॉजी अप्लाई है, तो ये दिख रहा है आपका सीक्रेशन इनहेंसर, यानी कि ये सीक्रेशन को इनहेंस करके अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते होंगे। और ये सीक्रेशन इनहेंसर किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, सब क्लास किसका है, ये है आपका एक्सपेक्टोरेंट या म्यूकोकाइनेटिक, यानी कि ऐसे एजेंट जो कि आपके म्यूकस को गति देके बॉडी से बाहर निकालने का काम करते होंगे, इंक्रीज करते होंगे उनके मूवमेंट को, स्पीड को, और एक्सपेक्टोरेंट यानी कि उसको फाइनली एक्सपेल करने का काम करता होगा। ये हमने समझ लिया कैसे काम करता है, जिस पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था, पहले स्लाइड में देखा था। तो हर एक ड्रग का अलग अलग नहीं होगा, जो ड्रग इस कैटेगरी को फॉलो करेंगे वो दे विल बी द सेम मैकेनिज्म को शेयर करें, दे विल शेयर द सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो आई होप कि ये यहाँ पे आपके लिए काफ़ी होगा। अगर आप चाहो तो एक बार रफ में और रिवाइज कर देता हूँ कि ये अगर हमारा कोई भी कफ को रिप्रेजेंट करने वाला बॉल है और इसमें हमने कोई स्टिकी सब्सटेंस ले रखा है, तो ये जो स्टिकी सब्सटेंस है बहुत आसानी से एक्सपेल आउट नहीं किया जा सकता। बट अगर इस पे हम ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर लगा दें या कोई सिक्रेशन करने के लिए कोई जो लिक्विड है उसको डाल दें तो थोड़ी देर बाद ये बहुत पतला होते जाएगा। अब इसके बाद हम इसको आसानी से एक्सपेल आउट कर सकते हैं। तो ये जो सिक्रेशन है ये आपने इन्हेंस किया, यानी कि इसको आपने बढ़ा दिया, तो इसलिए सिक्रेशन इन्हेंस हुआ। और जो लिक्विड था आपका वो कैसा हुआ, वो लेस विस्कस हुआ, और लेस विस्कस यानी कि थिन, नॉट थिक, थिन हुआ, और इस तरीके से आपने इसे अच्छे से एक्सपेल कर लिया। अब दूसरा जो क्लास का ड्रग है हमारा वो देखो, गुआनी फेनेसिन के बाद क्या है हमारा ब्रोमहेक्सिन। ये ब्रोमहेक्सिन किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कैटेगरी है आपकी ब्रोमहेक्सिन इज फॉलोड अंडर द म्यूकोलाइटिक्स।
म्यूकोलाइटिस का क्या मतलब होता है, यहाँ पे भले ही अगर आप पीछे देखोगे तो ये फिर से बिलोंग करेगा आपका एक्सपेक्टोरेंट का, यानी कि मेन मकसद तो यही है कि आपको एक्सपेल करना है। अब उस मकसद को पूरा करने का एक तरीका मात्र ये है कि आप म्यूकोलाइटिक फॉर्मूला को फॉलो करो। म्यूकोलाइटिक मतलब क्या है, ये म्यूकोलाइटिक बना हुआ है दो शब्दों से। पहला वर्ड है म्यूको यानी कि म्यूकस, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, और दूसरा वर्ड है लाइटिक्स यानी कि जो उसको तोड़ने का काम करता होगा। अब इस म्यूकोलाइटिक को समझने से पहले थोड़ा सा एक रफ कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो कि इससे रिलेवेंट तो नहीं है, एकदम एग्जैक्ट समझ में नहीं आएगा, बट समझने के लिए एकदम आगे बढ़ा के लेके जाएगा। मेरे हाथ में सपोज करते हैं कि कोई एक बॉल रखा हुआ है, फिर से वही बॉल कटोरा रखा हुआ है, इस पे मैं पानी रख देता हूँ, ठीक है, ये रहा मेरा H2O। अब कॉन्सेप्ट को समझते जाइएगा, दिस इज जस्ट अ वाटर। अब इस वाटर को आप ध्यान से देखो तो कितना पतला सा है, इजीली चीज़ें हैं, गाढ़ी तो है ही नहीं। अब क्या करो, इसको आप फ्रिज पे रख दो, फ्रीजर पे रख दो, नॉट फ्रिज, फ्रीजर पे रख दो, रेफ्रिजरेटर पे रख दो, जमने वाले सेक्शन पे। अब थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करोगे तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो पास पास, इनकी जो बॉन्ड्स है वो बहुत पास पास आ जाती है और ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो बचपन से पढ़ा हुआ है किसी भी मैटर के 3 स्टेट के बारे में। अब अगर फिर से इसको बाहर निकाल कर हीट प्रोवाइड करो, नाउ रिमूव इट फ्रॉम हीटर रेफ्रिजरेटर, नाउ प्रोवाइड ओवर द हीटर। अब ये क्या होगा, इनके वाटर मॉलिक्यूल पहले तो बनेंगे, आपके जो सॉलिड बर्फ था उससे टूटेंगे, फिर जब गर्म करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड भी बहुत एक्सपांड होंगे और ये एयर के फॉर्म में या वेपर के फॉर्म में बर्तन से बाहर निकल जाएंगे। इस तरीके से ये 3 फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। अब एक और एग्जांपल ले लो भाई, सिंपल सी चीज़ें हैं कि आप ये जो बॉन्ड्स है उसको पास ला रहे हो, स्ट्रॉन्ग बना रहे हो तो वो थिक होता जा रहा है, बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हो, डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो वो थिन होता जा रहा है। तो अगर आपको ये करना है कि आप अपने बॉन्ड्स को थिन करो, तोड़ दो, तो एक्सपेल करना बहुत आसान हो जाएगा। जो ब्रोमहेक्सिन है ना, इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं, चाहे तो आप ध्यान से सुनिएगा। जो ब्रोमहेक्सिन है वो आपके अल्कालॉइड का एक डेरिवेटिव होता है। जैसे आप लोग बोल सकते हो वेसिसिन, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एदाथोडा वसाका, ये तो आप जानते हो कि वसाका भी हम लोग बोलते हैं, कोग्नोसी में पढ़ा होगा। तो ये जो आपका वसाका का डेरिवेटिव है ये म्यूकोलाइटिक होता है। म्यूकोलाइटिक बोल लो या तो म्यूकोकाइनेटिक बोल लो, दोनों तरीके की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। यहाँ पे म्यूकोलाइटिक है बट ये फाइनली अंदर आता है म्यूकोकाइनेटिक के अंदर, तो उसको फॉलो करता है। ये क्या करता है, ये डीपॉलीमराइज करता है आपके म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स को। म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स मतलब क्या हुआ, ये अगर आपके लंग्स में म्यूकस हैं, ठीक है, तो म्यूकस जो है आपस में इस तरीके के बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं। इसी बॉन्ड्स को हम लोग बोलते हैं आपका डीपॉलीमराइज, इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। और ये जो एक साथ बना हुआ है वो है पॉलीमर्स, तो हम इसको ब्रेक करते चलते हैं। देखो ये अगर एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना हुआ है तो ठीक है, अगर मैं इस पेंसिल के इरेजर से इसके बीच के बॉन्ड्स को इस तरीके से तोड़ते जाऊं तो खुद ही देखो कि ये क्या कर रहा है, इसके बीच के बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा है, यानी कि इनको रिमूव कर देने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है, जो प्रतिशत है, इसको इंक्रीज कर दे रहे हैं। और ये डायरेक्टली डीपॉलीमराइज करता है आपके म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स को सॉरी, और साथ साथ में ये लाइसोसोमल एंजाइम को भी लिबरेट करता है। लाइसोसोमल एंजाइम जो है, नाम से समझ में आ रहा है लाइसोसोमल, लाइसो मतलब होता है लाइसिस करने वाला, और आपने तो एचएपी में पढ़ा भी होगा। लाइसोसोमल एंजाइम इस बीच के जो बॉन्ड्स है उसको लाइसिस करने का काम करते हैं, और जो बीच का जो स्पूटम का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और आसान से इसको रिमूव किया जा सकता है। फाइबर्स जो होते हैं टेंशन में स्पूटम के, उसको रिमूव कर देता है, और इस तरीके से अपना ब्रोमहेक्सिन काम करता है एज अ म्यूकोलाइटिक। आई होप आपको दूसरा ड्रग का भी मैकेनिज्म समझ में आ गया। नाउ बारी आती है तीसरे कॉन्स्टिट्यूएंट की, वह आपका क्लोरफेनारामीन। ये जो क्लोरफेनारामीन है वो किस कैटेगरी को फॉलो करता है, यह है आपका एंटीहिस्टामिनिक्स या एंटीहिस्टामिन ड्रग। और ये किस क्लास को बिलोंग करते हैं, वापस देखे जाओगे तो यह आपका एंटीटसिव यानी कि कफ सेंटर सप्रेसेंट। फिलहाल 2 तरीके से इसका मैकेनिज्म को समझते हैं, 2 जगह ये काम आता है, क्योंकि एंटीहिस्टामिन ड्रग ऐसे हैं जिनके अपना अपना नेचर है। इस हिस्टामिन के अगेंस्ट में काम करने वाले ड्रग को बोलते हैं एंटीहिस्टामिन। और एंटीहिस्टामिन के 2 सब टाइप होते हैं मेनली, अगर हम बात करें तो H1 और दूसरा H2। H1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन विच मे कॉज स्लाइट अमाउंट ऑफ सेडेशन। H2 आपके पेट में एसिड के सीक्रेशन के रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फिलहाल H2 की कोई भूमिका यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नजर नहीं आती। बात करते हैं H1 की, तो 2 एस्पेक्ट में बात करेंगे। पहला ये है कि कफ भी कई बार एलर्जिक की वजह से होती है, एलर्जिक कफ भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो वो कैसा होता होगा कि ये आपका हिस्टामिन रिसेप्टर है, ठीक, दिस इज योर हिस्टामिन रिसेप्टर, H1 रिसेप्टर मान लेते हैं, और ये आपका मास्ट सेल है, दिस इज मास्ट सेल। मास्ट सेल के अंदर क्या भरा रहता है तो आपको पता होगा, इसके अंदर रहता है आपका हिस्टामिन। अब इस मास्ट सेल के ऊपर होते हैं बाइंडिंग साइट लाइक दिस,
इसको बोलते हैं एपिटोप। ठीक, तो जब कभी भी कोई बाहर से आने वाला एलर्जन में भी एनीथिंग, फॉर एग्जांपल डस्ट का पार्टिकल हो सकता है, ये एलर्जन जब आ करके इसके साथ बाइंड होता है तो जो आपका हिस्टामिन के ऊपर बंधा हुआ मास सेल है वो डीनेचर्ड हो जाता है, डीग्रेनुलेट हो जाता है और ये इस तरीके से टूटने लगता है। ये अभी मैं गायब कर रहा हूं, देखिए गायब हो गया और ये हिस्टामिन रिलीज होकर के अपने घूमते 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 अपने इस जगह पे बाइंड हो जाता है। हिस्टामिन इज एग्जांपल ऑफ लोकल हार्मोन और ऑटोकॉइड्स। तो ये अपनी जगह पे बाइंड हो गया और आपको पता है कि जब कभी भी सिंगल रिसेप्टर के बारे में बात करोगे इट इज कंप्लीटली इनएक्टिव। सिंगल ड्रग के बारे में बात करोगे या तो सिंगल आप किसी भी सिग्नल मॉलिक्यूल के बारे में बात करोगे दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली इनएक्टिव। दोनों को एक्टिव होने के लिए कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा जिसे हम ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स या सिग्नल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। एग्जैक्टली सेम जैसे ताला और चाबी का कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। बिना चाबी के ताले की कोई वैल्यू नहीं है और बिना ताले की चाबी की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो किसी भी काम करने कितना महंगा कंपनी का ताला क्यों ना हो। तो जैसे ही आपका ये मास सेल डीग्रेनुलेट होता है और मास सेल के डीग्रेनुलेट होने से जो हिस्टामिन रिलीज हुआ वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड होता है तो एलर्जिक रिस्पांस जो है वो शुरू होने को मिलता है जिसमें टस्क, कफ, सिक्रीशंस, आपके रिनोरिया, एलर्जी, इचिंग एटसेट्रा एटसेट्रा वो सब शुरू हो जाते हैं। तो उसके कारण से भी आपको टस्क हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसको कम कर सकता है। ये एक तरीका हुआ। और दूसरा लॉजिकल तरीका ये है कि अगर आप देखोगे खास करके ऐसे पेशेंट के केस में जहाँ पे वो पेशेंट बेड रिडन कंडीशन में है, जहाँ पे उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही है, लाइक एग्जांपल की अगर आप बात करते हो कि उसको हो सकता है ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर एलर्जिक रिस्पॉन्स, मे सफरिंग फ्रॉम द रिकवरी फ्रॉम हर्निया ऑपरेशन, या तो फिर उनको कोई पाइल्स का ऑपरेशन हुआ हो या उनको कोई और प्रॉब्लम हो गई हो, तो उसकी तरीके से ये जो कफ है बार बार अगर होगा तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और आप चाहते नहीं हो कि उनको प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के अंदर एक प्रॉपर्टी है जो आपने सेडेटिव हिप्नोटिक क्लास में पढ़ा भी होगा कि जो सेडेटिव होते हैं माइल्ड इन नेचर होते हैं और जो आपका हिप्नोटिक्स हैं वो स्ट्रॉन्गर इन नेचर होते हैं, तो स्लीप कॉज करते हैं, जबकि सेडेटिव नींद कॉज नहीं करता लेकिन सेडेशन कॉज करता है। तो ये जो आपका कफ सेंटर है ना उसको थोड़ा सा सप्रेस कर देता है, उसके थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर देता है और इसी कारण से फिर वो जो आपका ड्रग है वो उतने अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाता है और आपके कफ को जो टस्क है उसको कम कर सकता है। देखो फिर से देखते हैं, एंटीटसिव मतलब ड्राई कफ के लिए, नॉट फॉर वेट कफ, कफ सेंटर सप्रेसेंट। इसकी फिजियोलॉजी क्या है, जगह तो बचा नहीं, यहां देख लेते हैं। देखो क्या होता है, ये अगर आपका टस्क है ये आपको इरिटेट कर रहा है ना, तो ये मैसेज भेजेगा आपके ब्रेन में। मैंने पहले बताया था कि ये एफरेंट है, ब्रेन रिस्पॉन्स भेजेगा, ये आपका इफरेंट है। ब्रेन में कई सेंटर्स होते हैं, जैसे अगर वोमिटिंग की बात करो तो CTZ पाया जाता है, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन। अगर पेन के बारे में बात करो तो ओपियोइड रिसेप्टर पाया जाता है। वैसे ही एक कफ सेंटर भी पाया जाता है। इस कफ सेंटर के थ्रेशोल्ड के ऊपर डिपेंड करता है आपकी कफिंग। थ्रेशोल्ड मतलब होता है सहने की क्षमता। अगर किसी का थ्रेशोल्ड कम है तो वो तुरंत रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा। मान लो कि दो व्यक्ति हैं, ये एक व्यक्ति है और एक दूसरा व्यक्ति है, इस वाले की जिसको मैंने डॉट लगाया है इसकी सहने की क्षमता कम है तो थोड़ा सा मजाक भी ये सह नहीं पाएगा और रिस्पॉन्स करेगा और उनके बीच में लड़ाई हो सकती है। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति के बाद तीसरा व्यक्ति आ जाता है जो बहुत ज़्यादा सहनशील है, जो काफ़ी आराम से समझता है, इसके ऊपर मैंने प्लस का साइन लगाया है इसके साथ भी इसकी कोई बात आती होती है तो ये आराम से सह सकता है, ये थोड़ा सा सहने की क्षमता ज़्यादा रखता है, दोनों के बीच में फाइट नहीं होगी। बहुत ज़्यादा कुछ बोल देगा उल्टा सीधा तब की बात अलग है, बट छोटी छोटी बातों पर बुरा नहीं मानेगा। एग्जैक्टली यही होता है आपका थ्रेशोल्ड सेंटर। तो जब ये कफ का थ्रेशोल्ड ज़्यादा हो जाता है तो आप कफ करने लगते हो। तो हम क्या करेंगे, आपके कफ के थ्रेशोल्ड को चेंज करना तो शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपके ब्रेन में कफ सेंटर के थ्रेशोल्ड को तो इंक्रीज किया ही जा सकता है। तो अब हम इसको इतना सहनशील बना देते हैं कि छोटे मोटे टास्क पे कोई रिस्पॉन्स ही ना करे, बहुत अधिक बात हो तो बात अलग है। तो ये आपके कफ सेंटर को जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है इसको मल्टीफोल्ड इंक्रीज कर देता है और इससे आप खांसने की जो कैपेसिटी है या कह सकते हैं कि खांसने को सहने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाता है और आपका कफ जो है काफ़ी हद तक, कफ नहीं बोलना चाहिए, टस्क जो बोलना चाहिए, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। और दूसरा, कफ सेंटर सप्रेशन का एक्टिविटी करता है। तो कफ सेंटर को हम सप्रेस भी कर देते हैं कि भाई तुम अब रिस्पॉन्स ही मत करो, चलो जान दो, कोई भी हो गया बिल्कुल रिस्पॉन्स मत करो, सेडेट हो जाओ, कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको कोई मतलब ही नहीं। तो क्या है असली में, ये देखो, ये आपका ब्रेन था ना और ये आपका कप से निकलने वाला सिग्नल थे, यहां जा रहा था, ये एक्टिवेट हो रहा था, इसलिए फिर रिवर्स में एक्शन जा रहा था और आपका पूरा का पूरा सेंटर इसको रिफ्लक्स मार रहा था। अगर आप इसी को सेडेट कर दो तो, या इस सिग्नल को ब्लॉक कर दो तो दोनों तरीके से काम नहीं करेगा। एक और बताता हूं आपको मैं, ये जो आपके टस्क के सिग्नल है ना वो आपके ब्रेन में पहुंचते हैं। ब्रेन फिर उस टस्क के रेस्पेक्ट में एक मैसेज भेजता है आपके उन पर्टिकुलर पार्ट तक, मसल्स तक, जो कि कफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन करने के लिए। उनको मैसेज को भेजने के प्रोसेस को रोकने का काम करते हैं ये आपके जितने भी कफ सेंटर सप्रेशन कैटेगरी के ड्रग हैं। तो वो कफ सेंटर के थ्रू उस प्रोग्रेशन ऑफ नर्व इम्पल्स को फ्रॉम द ब्रेन टुवर्ड द पार्ट
जहां पे आप टारगेट साइट जिसको बोल सकते हो, इफेक्टर पार्ट बोल सकते हो, उस पे रोक देते हैं और इस तरीके से वो काम करते हैं। आई होप कि अब इसका जो मैकेनिज्म है आपको और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लंबा तो बनेगा भैया, जब आप थक जाओ क्लोज कर दो, हम तो नहीं थकने वाले हैं, हमको पढ़ाना है, आपको पढ़ना है तो आप थक सकते हो। नेक्स्ट है आपका एक और कैटेगरी जो आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखा हुआ है हर्बल वसाका कफ सिरप। हर्बल वसाका कफ सिरप, वसाका लिखा है मतलब समझ में आ ही गया कि ये क्या है, वसाका एदाथोदा। अब यहाँ पे ये भी देखो, ये भी प्लांट का ही पार्ट है, प्लांट डेरिवेटिव सोर्स ही है। अब ये किस कैटेगरी में अंदर फॉलो करता है, वसाका कहाँ है, ये रहा हमारा वसाका। और ये जो वसाका है सॉरी, कौन सी सब कैटेगरी में है, ये है आपका सीक्रीशन इनहेंसर। अच्छा चलो ठीक है, मेरे खांसने से भी एक एग्जांपल याद आ गया। अभी जो मैं टस्क कर रहा हूं ना तो मेरे को कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स है, ना तो मुझे खांसी है, ना मुझे कुछ नहीं है। मैं जितने टाइम से भी आपसे बात कर रहा हूँ, पंखा उंखा सब बंद है और मैं मुंह से ही सांस ले रहा हूँ। तो जब मैं मुंह से सांस लेता हूँ या कोई भी व्यक्ति सांस लेता है ओरल रूट से, तो जो एयर का पैसेज है वो आपके जो थ्रोट पार्ट है, फेरेंजियल पार्ट है, उसको ड्राई कर देता है। और जब वो म्यूकस बोलता हूँ, जब वो मॉइस्चर नहीं रहेगा तो आपको वो इरिटेट करेगा। और जैसे ही वो फील होता है कि आपके ब्रेन को कि आप इरिटेट हो रहे हो, तो उसको लगता है कि कोई इरिटेटिव सब्सटेंस है, आपको टस के रूप में उसको बाहर निकालने का काम करता है। सो दैट रीजन बिहाइंड माई टसिंग इन बिटवीन द लेक्चर इज नॉट एन इन्फेक्शन, जस्ट बिकॉज कि मेरा जो थ्रोट पार्ट है वो ड्राई हो रहा है और वो मुझे इरिटेट कर रहा है। दैट इज वाई वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर इन बिटवीन द लेक्चर्स, बट आई कुड नॉट अफोर्ड इट, मुझे कंटिन्यू लेक्चर को लेके जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपका वसाका है वो किस कैटेगरी के अंदर आया, ये आपका सीक्रेशन इनहेंसर के अंदर आया। और फिर से अगर बात करो पिछले की, तो ये किसके अंदर आ रहा है, ये आ रहा है आपका एक्सपेक्टोरेंट या तो म्यूकोकाइनेटिक के अंदर। तो वसाका क्या करता है, सीक्रेशन को इनहेंस करता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो है अपने सीक्रेशन को इनहेंस करते हैं, और सीक्रेशन को इनहेंस करके उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो विस्कोसिटी है, उसको डाउन करने का काम करते हैं। तो दैट्स इट, बहुत छोटा सा मैकेनिज्म था जो कि मैंने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया डिटेल में, तो इस पर और ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ड्रग है जो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है, इवन बुक के रेफरेंस में भी ये ड्रग के बारे में लिखा हुआ होता है। अब देखो, ब्रांड नेम तो इसका है बेनाड्रिल। अब गैलेक्सो स्मिथ का इनका होना चाहिए, आई एम नॉट वेरी श्योर, प्लीज क्रॉस वेरीफाई इट। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, इसमें आपका डेक्स्ट्रोमेथोफ्रेन, हाइड्रोक्लोराइड, दूसरा है आपका अमोनियम क्लोराइड, तीसरा है आपका सोडियम साइट्रेट और इथेनॉल सिरप। मतलब मल्टीपल ड्रग का यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। जो पॉसिबल है मैं आपको वो दिखाता हूँ। पहला है आपका डाइफेनहाइड्रामीन, ठीक है, तो लोकेट करिए कहाँ पे है डाइफेनहाइड्रामीन, हियर इट इज डाइफेनहाइड्रामीन। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका वह है अमोनियम क्लोराइड, वो कहाँ है, ये रहा आपका अमोनियम क्लोराइड। सोडियम साइट्रेट इसी पोटेशियम साइट्रेट के इक्विवेलेंट है, तो इसको भी आप मानना चाहो तो मान सकते हो, सोडियम की जगह पोटेशियम है। बाकी इथेनॉल इसमें कुछ और पर्पस के लिए यूज किया गया होगा, नॉट फार्माकोलॉजिकली एक्टिव इन केस ऑफ कफ। मे भी सप्रेसेंट हो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रेस्पेक्ट में, उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि अगर आपको पता है तो क्या है इसका काम करने का तरीका। पहले देखते हैं आपका डाइफेनहाइड्रामीन। जनरली अगर आप देखोगे कफ सिरप में तो दो चीजें रहती हैं। पहला है आपका क्लोरफेनारामीन, या तो दूसरा उसकी जगह होगा आपका डाइफेनहाइड्रामीन। और एंटी एलर्जिक के साथ साथ ये दूसरे तरीके की एक्टिविटी को सप्रेस करने का भी काम करते हैं। तो ये किस कैटेगरी में आता है, डाइफेनहाइड्रामीन, इट्स बिलोंग टू द एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी। और ये एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी किसके अंदर आ गया फिर से भैया, ये आ गया आपका एंटीटसिव या तो कफ सेंटर सप्रेसेंट के अंदर। कफ सेंटर सप्रेसेंट के एग्जांपल को समझाने के लिए मेरे दिमाग में तुरंत एक और आइडिया आया है, जो उसको मैं आपको बता सकता हूँ। पर आने वाले एग्जाम्पल का वर्जन है, थोड़ा आगे इसको हम इंक्रीज करते हैं। ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, और यहां पे एक तीसरा व्यक्ति है जिसको नाम देते हैं सी। तो यहां पे फाइटिंग हो रही है ए और बी के बीच में कि आपने मुझे ऐसा क्यों बोला, आपने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो यहां पे फाइट होना शुरू हो गया। अब यहां पे दोनों फाइट करेंगे तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी दोनों को, ऐसा नहीं कि एक ही को प्रॉब्लम होगी। जैसे ही कफ आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जस्ट बिकॉज किसके किसके बीच में इंटरेक्शन, एक एलर्जन जो कि आपके थ्रोट में फंसा हुआ है उसकी वजह से और ब्रेन की वजह से, तो ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब इससे तो प्रॉब्लम अल्टीमेटली आप ही को फेस करना पड़ेगा ना। जैसे एक घर के दो भाई लड़ रहे हैं तो प्रॉब्लम तो फैमिली को फेस करना पड़ेगा, वैसे ही अगर आप बॉडी या फिर आपका इरिटेट फाइट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आप ही को झेलना पड़ेगा। यहाँ पे जो आपका कफ सेंटर सप्रेसेंट है वो सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या करेगा, ये एक को जिसको वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग समझ सकता है कि ये हाँ भाई समझदार को समझाने समझ जाएगा, उसको बोलता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, तो वो शांत कराता है। और जब एक शांत होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली धीरे से शांत हो जाएगा। तो कफ सेंटर सप्रेसेंट ऐसे ही काम करते हैं, आपके कफ के सेंटर को सप्रेस करते हैं, जिससे टस्क क्या है कितना है उससे कोई मतलब नहीं, वो आप अपना रिस्पॉन्स नहीं करोगे। मतलब सामने वाला जो बोल रहा है बोल दो, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, सुनूंगा ही नहीं। तो इस तरीके से जब सामने वाले के
जो भी बातें हैं उसको सह सकते हो, तो आपका जो थ्रेशोल्ड है वो तो ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो आपका डाइफेनहाइड्रामिन ऐसा भी काम करता है, और जो थोड़ी देर पहले बताया था एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के सेडेटिव नेचर की वजह से और एंटी एलर्जिक नेचर की वजह से, वो भी यहाँ पे आपका फॉलो करता है। H1 रिसेप्टर होगा, ये जरूर याद रखिएगा। उसके बाद आपका है अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड भी हमने डिस्कस कर चुका है। ये किसके अंदर आता है? ये सीक्रेशन इनहेंसर को। फिर से वही एग्जांपल, ये आपका बॉल है, इसमें आपका म्यूकस सब्सटेंस भरा हुआ है, इसको हम एक्सपेल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत क्या है, ठीक है, यानी कि विस्कस है, इसलिए हम इसको एक्सपेल नहीं कर पा रहे हैं। इस पर ड्रॉप बाय ड्रॉप हम सीक्रेशन को इनहेंस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वाटर डाल रहे हैं फेविकोल में, तो ये पतला होता जा रहा है नाउ, इसके बाद हम उसको आसानी से एक्सपेल कर पाएंगे, और यही है इसके काम करने का तरीका। देखो सीक्रेशन इनहेंसर के अंदर कौन कौन से ड्रग इंक्लूड किए गए हैं? पोटेशियम साइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, ग्वाइफेनेसिन, टोलूबाल्सम और वसाका, और लास्ट में आपका अमोनियम क्लोराइड। तो सब के सब ड्रग इसी प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे और इस तरीके से अपना वो काम पूरा करेंगे। आगे बढ़ें, नेक्स्ट ड्रग क्या है हमारा वो देख लेते हैं। नेक्स्ट ड्रग है आपका, ब्रांड नेम के हिसाब से बात करो तो एस म्यूकोलाइट। एस म्यूकोलाइट कुछ भी रहे, अपने को ब्रांड नेम से कोई मतलब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है इसके अंदर। इसके अंदर है एम्ब्रोक्सोल, दूसरा है आपका टरब्यूटालिन, तीसरा है आपका गुआनिफेनेसिन और मेंथोल। अब इनको ढूंढते हैं जरा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये रहा आपका एक सीक्वेंस को नहीं देखते हैं, ग्वानिफेनेसिन ये अभी अभी हमने कंप्लीट किया तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। एम्ब्रोक्सोल म्यूकोलाइटिक, इसको भी हमने डिस्कस किया कि ये मान लो पूरा का पूरा म्यूकस है, कुछ इस तरीके से आपस में एक बॉन्ड के थ्रू बंधे हुए हैं जिसके कारण से बहुत विस्कस है। अगर आप इसको एक्सपेल नहीं कर पा रहे हो तो इसके बीच के बॉन्ड्स को हम ब्रेक कर देंगे, वो ओपन हो जाएगा और आसानी से आप इंडिविजुअली इनको, इंडिविजुअली मतलब नॉट एक एक मैं बात करूँ लूज जो हो चुके होंगे, इनको एक्सपेल आउट कर सकते हो। तो ये आपके म्यूकोलाइटिक एम्ब्रोक्सोल के काम करने का तरीका होता है। नाउ नेक्स्ट है आपका एडजुवेंट एंटीटसिव। ये किसके लिए भैया? मैं बात कर रहा हूं टरब्यूटालिन के लिए, क्योंकि तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो तो यही है टरब्यूटालिन। ये देखिए ये रहा आपका टरब्यूटालिन। ये कैसे काम करता है ये अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है। टरब्यूटालिन फॉल्स अंडर सब कैटेगरी ऑफ ब्रोंकोडायलेटर, और ये जो ब्रोंकोडायलेटर है वो किसके अंदर इंक्लूड किया गया? एडजुवेंट, मतलब साथ साथ में और जो टस्क को ठीक करने वाले ड्रग हैं उनके लिए इनको इंक्लूड किया गया है। यहां पे देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रोंकोडायलेटर। फिर से एज यूजुअल वी हैव टू ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट है आपका ब्रोंको रिप्रेजेंटेटिंग ब्रोंकिया, डायलेटर मतलब ऐसे ड्रग जो उसको डायलेट कर रहे होंगे। एक डायग्राम देखो और बताओ कि डायग्राम में से कौन सा आपका कॉन्स्ट्रिक्शन कंडीशन में है और कौन सा आपका डायलेट कंडीशन में है। डायग्राम नंबर 1 और डायग्राम नंबर 2। यहाँ पे ये जो कंडीशन है, अगर ये ब्लड वेसल के रेस्पेक्ट में हो तो भी ठीक है, वैसो बोल देना, बाकी ब्रोंको के रेस्पेक्ट में तो ब्रोंको बोल देना, हमको उससे मतलब नहीं, हमको कॉन्स्ट्रिक्शन डायलेशन से मतलब है। तो ये हो गया आपका डायलेटेड कंडीशन में, फैला हुआ दिख रहा है ना तो वो डायलेटेड में है, और सिकुड़ा दिख रहा है तो वो कॉन्स्ट्रिक्टेड में। तो ये हो गया दोनों का मतलब कि कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब क्या होता है और डायलेटेड का मतलब क्या होता है। अब आपको मैं इसकी फिजियोलॉजी समझाता हूँ, इसकी फार्माकोलॉजी समझाता हूँ। देखो ये ऐसा कर दूं, अगर ये आपका फेरेंजियल पार्ट है या ब्रोंकियल पार्ट है, इसमें से क्या मूव करता है? इसमें आपका O2 मूव करता है, और क्या रिमूव हो जाता है या एक्सचेंज होता है? आपका CO2। इस पूरे ट्रैक के थ्रू बात कर रहा हूं, ये काम होता रहता है, ठीक है। अब अगर मैं ये कर दूं कि ये जो आपका डायमीटर है, मतलब ये वाला हिस्सा देखो, चौड़ाई जो है ये ऐसी है, इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसा घुमा दूं, आप समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो अब ये यहां से दबने लग गया, ये हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा, तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया ऐसा हो गया, ऐसे ये वाला हिस्सा कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, तो इसको टस्क आना शुरू हो जाएगा। जैसे कई बार बचपन में खेला है, ऐसा तो खेलना भी नहीं चाहिए। जब आप किसी को गले को मजाक मजाक में दबाते हो तो उसको ऐसा फील होता है कि नहीं होता है? तो वो इसलिए क्योंकि वो उसको इरिटेट करता है। तो जो आपके ब्रोंकोडायलेटर है ना, बेसिकली उसका कोई स्पेसिफिक अलग तरीके से कुछ नहीं है। ब्रोंकोडायलेटर क्या करते हैं? ब्रोंकोस्पाज्म को कम करने का काम करते हैं। और ये जो ब्रोंकोस्पाज्म वो क्या करता है पहले वो समझ लो। ब्रोंकोस्पाज्म कैन इंड्यूस द अग्रेसिव कफ, भाई कोई गला दबाएगा तो एग्रेशन तो होगा, और ये ब्रोंकोस्पाज्म मतलब होता है इसी ब्रोंकिया का सकरा हो जाना, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोस्पाज्म। तो ये जो ब्रोंकियोस्पाज्म है वो ट्रिगरिंग करता है आपके कफ सेंटर को, और कफ सेंटर फिर क्या करता है? ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, स्पेशली इंडिविजुअल जिसमें आपको हाइपरसेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है, तो वो आपको कफिंग शुरू हो जाता है। और ब्रोंकोडायलेटर इज जस्ट अपोजिट ऑफ दिस। अब ऐसे समझो, एक बार फिर से समझाता हूँ आपको मैं क्या क्या पूरा खेल हो रहा है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा इस वर्जन में दिखाता हूँ। ये आपका नॉर्मल है,
इसमें सारा चीज़ आराम से मूव कर जा रहा था, O2 CO2 सब कुछ। जब इसमें इस तरह से हर्डल आने शुरू हो गए, कॉन्स्ट्रिक्शन आना शुरू हो गया, इसका डायमीटर कम होता शुरू कर दिया, तो यहाँ पे इरिटेट हो रहा है ये। अब इरिटेट हो रहा है किसकी वजह से? कि डायमीटर कम हो रहा है। तो अगर हम इसके डायमीटर को पहले के जितना फिर से जो था इस पे रीस्टोर कर दें, तो ये जो इरिटेटिव सब्सटेंस है इसको आप मास्क कर सकते हो और इसकी वजह से एयर का पैसेज अच्छा होगा। जो एग्रेसिव इरिटेशन का फीलिंग आ रहा था वो भी आप कम कर सकते हो। तो ये उसके मैकेनिज्म हो गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा ड्रग क्या है? ये है एसिटाइल सिस्टीन। ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, ब्रांड नेम है आपका म्यूसिनेक 200, 600 भी आता है, उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को मतलब है इससे। ये क्या है? एसिटाइल सिस्टीन। नाउ लोकेट वेयर इज द एसिटाइल सिस्टीन। ये रहा, देखिए मैकेनिज्म तो सबका एक ही होगा, तो मैं सिर्फ आपको पॉसिबली जो भी ब्रांड नेम दिख गया उसको बता देना चाह रहा था। ये रहा आपका एसिटाइल सिस्टीन। ड्रग अलग अलग देख रहे हो आप, ब्रोमहेक्सिन देखे, एम्ब्रोक्सिल देखे, लेकिन सब कैटेगरी बिलोंग करती है, वो है आपका म्यूकोलाइटिक्स। तो मैं सब कैटेगरी के एग्जांपल को भी डिनोट करना चाह रहा था। एसिटाइल सिस्टीन क्या कैटेगरी का है? म्यूकोलाइटिक का है। म्यूकोलाइटिक किसके अंदर का है? एक्सपेक्टोरेंट का। और म्यूकोलाइटिक का मतलब मैंने बताया था म्यूको यानी कि म्यूकस, और लाइटिक मतलब उसको तोड़ने वाला। तो म्यूकस हो गया ये देखो, ये म्यूकस हो गया और बीच का बॉन्ड हो गया 1 2 3 4, ये ओके बॉन्ड हो गया। तो म्यूकोलाइटिक क्या करेगा? अब इन बॉन्ड्स को तोड़ेगा। ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड टूटा, और इसकी वजह से हम इनको आसानी से एक्सपेल आउट कर सकते हैं। तो ये पुराना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, डिटेल से हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। म्यूकोलाइटिक कैसे काम करता है उसको, तो वहां से भी आप देख सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेक्स्ट ड्रग एंड व्हाट इज द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट ड्रग का जो आपका नाम है वह कोरेक्स टी कफ सिरप। पहले ये बहुत चलता था, बैन कर दिया गया, आपको पता भी होगा किस वजह से बैन किया गया है। चलो ठीक है, इसके बारे में बाद में करेंगे। जो कोरेक्स है वो किस किस लिए इंडिकेट किया जाता है? इंडिकेशन क्या है? देखो, एंटी एलर्जिक, एंटी टसिव और फॉर ड्राई कफ। तो मैंने इसको बताया था एंटी हिस्टामिनिक के केस में आपको कि ये एलर्जी और सेडेशन दोनों के फिनोमिना को फॉलो करेगा। तो एंटी एलर्जिक एक्शन भी है इसका, एंटी टसिव भी है और एंटी ड्राई कफ भी है। ठीक है, क्या क्या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है? ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड और आपका है कोडीन फॉस्फेट। मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे इसी पे है, वह कोडीन फॉस्फेट। ढूंढिए कहाँ है कोडीन, ये रहा आपका कोडीन। और कोडीन किसको फॉलो कर रहा है? ओपियोइड को। और ओपियोइड के बारे में तो आपको पता ही है कि कैसे ये इसका नेचर होता है और कैसे ये काम करते हैं। जो बेसिकली एंटी टसिव ड्रग होते हैं ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी कैटेगरी देखो, बैक कैटेगरी ये है एंटी टसिव या तो कफ सेंटर सप्रेसेंट। तो जो बेसिकली एंटीटसिव ड्रग होते हैं वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रेशोल्ड के जो कफ सेंटर है उसके थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर देते हैं। या तो अगर आप पेरीफेरी के बारे में बात करो तो पेरीफेरीली ये जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसमें से जो टैसल टस्क होते हैं उस टैसल इंपल्स को भी कम कर देते हैं, या तो दोनों तरीके से काम करते हैं। इनका जो मेन उद्देश्य होता है ना, समझना बात को, इनका जो मेन उद्देश्य होता है कि ये कम करने की कोशिश करते हैं आपके कफ को, ना कि इनके एलिमिनेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। मतलब मेन फिनोमेना इनका कफ को कम करना है, नॉट एलिमिनेट करना है। और इनको हम बेसिकली ड्राई कफ के लिए ही यूज़ करते हैं। और खास करके ऐसे केस में जहाँ पे कोई भी व्यक्ति जिसको स्लीप में डिस्टर्बेंस हो रहा हो, जिसको कोई हर्निया की प्रॉब्लम हो, पाइल्स की प्रॉब्लम हो, कार्डियक डिजीज हो, ऑक्यूलर सर्जरी हुई हो, तो ऐसे केस में हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं ताकि उनको टस्क से होने वाले प्रॉब्लम से आप इसको बचा सको। अब उसके अंदर जो ओपियोइड है वो भी आपको पता है कि ओपियोइड और उसके जो सब कैटेगरी हैं, मॉर्फिन है, उसके जो कंजेनर्स हैं, वो मोस्ट इफेक्टिव ड्रग होते हैं एंटीटसिव के रूप में। लेकिन मॉर्फिन को उतना ज़्यादा प्रीफर नहीं किया जा सकता। बात कर रहे हैं अगर कोडीन की, तो कोडीन की भी कुछ खास बातें होती हैं। जैसे ये जो कोडीन है वो कहाँ से मिलता है? अपने को मिलता है ओपियम अल्कलॉइड से मिलता है। और ये जो है मॉर्फिन से कम, थोड़ा सा जो अब्यूजेबल एक्टिविटी है वो उससे थोड़ी सी कम होती है, लेकिन कफ के रेस्पेक्ट में मोर सेलेक्टिव होता है कफ सेंटर के रेस्पेक्ट में। ये जो कोडीन है वो स्टैंडर्ड एंटीटसिव ड्रग है जो कफ सेंटर को सप्रेस करता है लगभग जहाँ तक अप्रोक्सीमेट वाले 6 से 7 घंटे के बीच में आपको ये ब्लॉक करके देता है। अगर ओपियोइड की पॉइजनिंग हो गई ज़्यादा मात्रा में तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसका एंटीडोट क्या है। उसका एंटीडोट है नैलोक्सोन, तो वो अपने से काम करता है। ओपियोइड रिसेप्टर्स, ये अगर आपका ओपियोइड रिसेप्टर है, दिस इज जस्ट एग्जांपल, दिस इज ओपियोइड रिसेप्टर। तो यहाँ पे ओपियोइड आएगा और ओपियोइड बैंड होगा, तो इसका जो बायोलॉजिकल एक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। नाउ व्हाट इज द बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ दिस ओपियोइड? ये आपके ब्रेन में पहुंचेगा, दिस इज ब्रेन,
और ये ब्रेन का कप सेंटर है। इस कप सेंटर के थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करेगा, देख रहे हो ना यहाँ पे उसका मैकेनिज्म ऑप्शन है, और थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करके आपके कफिंग को कम करेगा। और दूसरा सेडेटिव प्रॉपर्टी भी थोड़ा सा रखता है, क्योंकि ये तो आपको नींद कॉज करने की एबिलिटी रखती है, अब्यूजिबल ड्रग ऐसे तो कोरस को बैन कर दिया गया था। साथ में अगर ओवरडोज हो गया तो नैलोक्सेन हम यूज करेंगे, नैलोक्सेन, नैलट्रोक्सोन ये हम यूज करेंगे, जो कि इस ओपियोइड को, दिस इज ओपियोइड ड्रग, तो इस ओपियोइड को यहाँ पे बाइंड होने नहीं देगा, क्रॉस कर देगा, और इस तरीके से ओवरडोज से भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो अभी तो इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो ये तो हो गया आपके ओपियोइड्स, कोडीन या फिर कोरेक्स के काम करने का तरीका। आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है ड्रग, वह है टिक्सिलिक्स। ये ब्रांड नेम है टिक्सिलिक्स। कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है? प्रोमेथाजीन, हाइड्रोक्लोराइड और फोलकोडीन। तो प्रोमेथाजीन और फोलकोडीन कहाँ है? पहला रहा है आपका फोलकोडीन, दूसरा आपका है प्रोमेथाजीन। फोलकोडीन किसके अंदर आया? ओपोइड। ओपोइड किसके अंदर का एग्जांपल है? एंटीटसिव या तो कप सेंटर सप्रेसेंट। तो ये जो पूरा का पूरा कप सेंटर है वह यहाँ पे एक पार्ट प्ले कर रहा है। ये कोई व्यक्ति है और यहाँ पे मान लेता हूँ कि उसका कोई कप सेंटर है और ये उसका थ्रोट का पार्ट है। तो ये जो थ्रोट से निकलने वाले इंपल्स हैं, एफरेंट इंपल्स है, उनके ब्रेन तक पहुँचते हैं। कप सेंटर इनको प्रोसेस करता है, समझता है कि भाई तुम क्या हो, और उसके बाद यहाँ पे मैसेज भेजता है कि आपको यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे अब डाइफेनाइड्रामीन हो या फिर आपका क्लोरफेनारामीन हो या फिर प्रोमेथाजीन हो, इसी को अफेक्ट करेगा और इसको डाउन कर देगा, इसके थ्रेशोल्ड को बढ़ा देगा, तो ये सैनिक क्षमता बढ़ जाएगी, रिस्पांस भी कम करेगा। तो आपका जो फोलकोडीन है वो वैसा ही काम करता है। एंटीहिस्टामिनिक रेस्पेक्ट में अगर आप बात करो प्रोमेथाजीन का, जो कि यहाँ पे भी इंक्लूड किया गया है, तो वो भी वैसा काम करता है। तो इसकी वजह से जो आपका लंग्स है और उसके जो एक्सपांसन है, जिसकी वजह से कफ होता है, इसको भी आप काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। तो सब कुछ तो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, बस ड्रग का जो ब्रांड नेम है वो चेंज हो रहा है, उसके एग्जांपल चेंज हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज ब्रांड नेम, वो है आपका कोस्कोपिन प्लस। कोस्कोपिन के अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका नोस्कापिन, क्लोरफेनारामीन, और उसके बाद है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम साइट्रेट। काफी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट है ना। तो देखो पहला है आपका नोस्कापिन। नोस्कापिन कहाँ रहा? ये। उसके बाद दूसरा है आपका क्लोरफेनारामीन, ये आपका एंटीहिस्टामिक ड्रग। तीसरा है अमोनियम साइट्रेट, ये रहा आपका सिक्रेशन इनहेंसर और उसके भी ऊपर रहेगा तो एक्सपेक्टोरेंट। उसके बाद है सोडियम साइट्रेट, तो ये पोटेशियम साइट्रेट हो या सोडियम साइट्रेट हो, एक ही बात है, तो ये इसी की कैटेगरी के अंदर है। तो हमने सबका तो लगभग देख लिया। ये जो नॉन ओपियोइड है और ओपियोइड है, दोनों आपके एंटीटसिव को रिप्रेजेंट करते हैं, कप सेंटर को सप्रेस करते हैं। दोनों में बस अंतर इतना ही है कि जो ओपियोइड ड्रग हैं वो थोड़ा सा अब्यूजेबल प्रॉपर्टी रखते हैं, जबकि जो नॉन ओपियोइड ड्रग हैं उसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती। ये जो आपका नोस्कापिन है भी ना, वो भी ओपियम अल्कोलाइड है। किसका? ओपियम अल्कोलाइड ऑफ बेंजो आइसोक्विनोलोन्स। ये उसी की सीरीज का एक कंटेनर है, उसी के डेरिवेटिव का एग्जांपल है, और ये आपके कप सेंटर को सप्रेस करते हैं, बट इसके अंदर नार्कोटिक एक्टिविटी नहीं होती। नार्कोटिक मतलब लत लगाने की एबिलिटी जो है वो नहीं होती। साथ साथ इन्हें एक एंटीटसिव एक्टिविटी बिल्कुल कोडीन के जैसा ही होता है। तो फायदा ये है कि नशा वगैरह कुछ नहीं होता, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता। और खास करके स्पाज्मोडिक कफ के लिए, जो मैं आपको बताया था, गले का दबना, ब्रोंकिया का कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना, उसके लिए, नौजिया के लिए, हेडेक के लिए, और बाकी साइड इफेक्ट की इसमें थोड़ा से रहते हैं, यानी कि हेडेक, नौजिया और थोड़ा थोड़ा ओकेजनल डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनकंफर्टनेस, ये उसका साइड इफेक्ट है, बट उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि आप कोडीन के रेस्पेक्ट में नार्कोटिक इफेक्ट चेक कर सकते थे। तो ये उसके काम करने का तरीका हुआ। क्लोरफेनारामीन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, तो अपने रिसेप्टर पे यानी कि H1 रिसेप्टर पे इसके हिस्टामिन के बाइंडिंग को रोकने का काम करते होंगे। दे विल नॉट अलाउ द बाइंडिंग ऑफ H1 इन द रेस्पेक्टिव रिसेप्टर, और इसके थ्रू वो एंटी एलर्जिक और आपका कप सेंटर को सप्रेस करने का भी काम करते होंगे। इससे कप सेंटर तुरंत रिस्पॉन्स नहीं कर पाता होगा और इससे आप कप से राहत ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है आपका जो ब्रांड नेम है वो है ग्रिलिंगटस। कई वेरिएंट आते हैं ग्रिलिंगटस के, तो वो देख सकते हैं कलर के हिसाब से। इसमें लिखा हुआ है एंटी एलर्जिक नॉन नार्कोटिक कप सप्रेसेंट। एक तो हो गया कप सप्रेसेंट, एंटी एलर्जिक है और नॉन नार्कोटिक है। नॉन नार्कोटिक है मतलब ये तो नॉन ओपियोइड में आएगा, ये तो समझ में आ गया। एंटी एलर्जिक बोला तो एंटीहिस्टामिनिक आएगा, ये तो ऑटोमेटिक समझ में आ गया। और सप्रेसेंट लिखा है तो यानी कि ये आपका आ जाएगा कप को कम करने वाले कैटेगरी के अंदर। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? डेक्स्ट्रोमेथोफ्रेन, दूसरा आपका क्लोरफेनारामीन, तीसरा आपका गुआनिफेनेसिन, अमोनियम क्लोराइड, मतलब काफी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। तो ये रहा आपका गुआनिफेनेसिन अंडर द कैटेगरी ऑफ सिक्रीशन इनहेंसर, अंडर सब कैटेगरी ऑफ एक्सपेक्टोरेंट। दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका अमोनियम क्लोराइड, अगेन अंडर द सिक्रीशन इनहेंसर, सेम क्लास। नॉन ओपियोइड के अंदर है डेक्स्ट्रोमेथोफ्रेन, ये भी वही जो कफ सेंटर से आने वाले टिग्नल को कम करता है ताकि आपके कफ का रिफ्लेक्स सेंटर कम एक्टिवेट हो सके और कफिंग भी आपकी कम हो सके। और लास्ट क्लास है एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के अंदर इंक्लूड किया जाने वाला क्लोरफेनारामीन, जो कि एंटीहिस्टामिनिक एंटी एलर्जिक इफेक्ट भी देता है। सबके हमने पहले से देख रखे हैं तो दोबारा रिपीट नहीं होगा। और आई थिंक दिस विल बी द लास्ट
स्लाइड आई थिंक, नो एक शायद एक और है, ओके तो 2 बचा हुआ है। तो ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें आप देख रहे हो अस्थलीन, ये एक ब्रांड नेम है, इसके अंदर का कॉन्स्टिट्यूएंट है सॉल्ब्यूटामॉल। और सॉल्ब्यूटामॉल कहाँ है, ये रहा आपका सॉल्ब्यूटामॉल, किसके अंदर, एडजुवेंट एंटीटसिव के अंदर, और वो भी ब्रोंकोडायलेटर के अंदर। तो ब्रोंकोडायलेटर क्या होता है कि अगर ये मेरा नॉर्मल ब्रोंकिया था शुरू में, इसकी डायमीटर अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा ये था, ये नोट करो आप, ये रहा आपका पाथवे और ये रहा आपका डायमीटर। किसी कारण से कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो इसका डायमीटर कैसा हो गया, छोटा हो गया, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो अब सेकंड को हम हटा देते, देखो ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। तो अब जब ब्रोंकोडायलेटर दोगे तो ब्रोंकोडायलेटर इसको फिर से डायलेट कर देगा पहले के जैसे में। तो अब ये दूसरा वाला गया और पहले के जैसा फिर से आ गया, तो इसका जो डायमीटर है वो पहले के जैसा नॉर्मल आ गया। तो इसकी वजह से जो टस्क का एफरेंट इंपल्सेस आ रहे थे ये आपके ज़्यादा पास आने की वजह से हो रहे थे, उसको भी आपने डायलेट करके कम कर दिया। तो ये जो आपका एस्थलीन है अस्थमा के केस में भी काम आता है, उस इस तरीके से काम करता है, क्योंकि अस्थमा में क्या होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। नेक्स्ट, ये लास्ट है, हाँ नेक्स्ट आपका लास्ट है, आपका देखो ब्रांड नेम है ये आपका कार्बोसिसल 5% सिरप, और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कार्बोसिस्टीन। नाउ वेयर इज कार्बोसिस्टीन, हियर इट इज कार्बोसिस्टीन। ज़्यादा शायद चलता नहीं है, ये मैंने ज़्यादा यूज़ करते हुए भी नहीं देखा है। ये रहा कार्बोसिस्टीन। कार्बोसिस्टीन किसके अंदर, म्यूकोलाइटिक। म्यूकोलाइटिक किसके अंदर, एक्सपेक्टोरेंट या तो म्यूकोकाइनेटिक के अंदर, यानी कि ये म्यूकस को तोड़ने का काम करता होगा, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस किया। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम ही होगा, क्योंकि इस क्लास को, जैसे मान लो इसी को ले लो, म्यूकोलाइटिक के अंदर के जो भी कंटेंट हैं वो इसके अंदर रखे ही तो इसीलिए गए हैं भाई कि वो एक जैसा काम करते होंगे। इसीलिए तो हम इसको मैकेनिज्म को एक बार समझो और उसके रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल के साथ हर जगह अप्लाई करो। तो फाइनली ये रहा हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात किया ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कफ के बारे में बहुत डिटेल से। अब मुझे ये तो नहीं पता कि कितने लोग लास्ट तक पहुंच पाए हैं, कितने लोग शुरू से छोड़ दिए हैं और कितने लोग कहां तक पहुंच पाए थे, वो तो आपके ऊपर है। मेहनत मैंने पूरी करी अपनी तरफ से, अब आपको अपनी मेहनत करनी है नहीं करनी है, इट्स अप टू यू। फीडबैक दे दोगे तो अच्छा लगेगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि आपको कैसा लग रहा है। एक लाइक बटन पर क्लिक कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपको अच्छा लग रहा है, और अगर शेयर कर दें बाकी स्टूडेंट के साथ तो काफ़ी अच्छा होगा। थैंक यू, टेक केयर।